हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी कार्बन से बने यौगिक होते हैं उनको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। अब और जितने अदर कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब कार्बन को रिप्लेस करके कोई अदर फंक्शनल ग्रुप वगैरह अगर आ जाते हैं तो वो सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन वो डेरिवेटिव्स होते हैं। नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते तो हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, लेकिन वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा होता है क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड। अब जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं वो भी फर्दर डिवाइड होते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड। उसी तरह से जो साइक्लिक वाले कंपाउंड होते हैं वो भी फर्दर डिवाइड होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड में और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है कि जिनमें जो रिंग बनती है उसमें सारे कार्बन परमाणुओं के संयोजन से जब बनती है उसे हम लोग कहते हैं समचक्रीय यौगिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं जिसको कि विषम चक्रीय यौगिक में चक्र में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य परमाणु जैसे कभी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि परमाणु भी उपस्थित होते हैं, तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं दो पार्ट में। एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मीन्स होता है ऐसी साइकिल, ऐसा रिंग जिसमें कि पाई बॉन्ड ना हो। जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होता है तो वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है, और अगर पाई बॉन्ड होता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, रिंग विथ पाई बॉन्ड। सेम उसी तरह से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी दो डिवीज़न होता है, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या एक और खूबी होती है कि उसमें अलग सा एरोमा होता है। एरोमा मतलब महक। उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमेशा अलग से एक महक होती है, जैसे फिनॉल वगैरह हो गए वो सब। फिर जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो फर्दर डिवाइड होता है बेंजॉइड और नॉन बेंजॉइड में। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप मीन्स क्या होता है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह मतलब परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। इसका मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक जो कि डेरिवेटिव्स, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह जुड़ गया है, तो जो उस कार्बनिक यौगिक या प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो उस फंक्शनल ग्रुप के आधार पर निर्धारित की जाएंगी, इसीलिए उसको हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे मेथेन है, मेथेन नॉर्मल CH4 है तब वो एल्कीन है, लेकिन अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप हुआ OH या CHO कुछ जुड़ गया तो उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो उस फंक्शनल ग्रुप की आ जाएंगी। यही होता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप भी कई तरह के होते हैं, जैसे एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, कीटोन, एमाइड और ईथर। ठीक है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ेंगे तो उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। एक और टर्म हम लोग यूज़ करते हैं नॉमेनक्लेचर में जो को होता है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी मीन्स क्या होता है, होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती हैं, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसमें सभी सदस्यों की संरचना तथा क्रियात्मक समूह समान होते हैं तथा दो निकटवर्ती सदस्यों के अणुसूत्र में केवल CH2 का अंतर होता है, उन्हें समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि CH4 हुआ, CH4 के बाद C2H6 हुआ, मतलब उसमें केवल आपस में जब दो का अंतर आता है, CH2 का अंतर होता है, तो वो पूरी आपस में उनको एक ही श्रेणी में रखा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सजातीय श्रेणी। अब हम लोग को जब जो मेन पढ़ना है वो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो रूल्स हैं। एक तो है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम मतलब जिसे सामान्य प्रणाली कहते हैं, जिसमें कि जिस जगह से जो चीज़ें मिलती हैं उसको वही उसी के आधार पे नाम दे दिया। जैसे फॉर्मिक एसिड हमें चींटी से मिली और मार्स गैस दलदल से मिला, जैसे मीथेन, तो उसको वो नाम दे दिया जाता है। लेकिन जो मेन हम लोग को पढ़ना है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होता है वो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रणाली है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी कुछ खास बातें हैं। सबसे पहला तो यह कि यह कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक क्रमबद्ध प्रणाली है, मतलब इसमें स्टेप वाइज हम लोग नामकरण करते हैं। और सेकंड है IUPAC प्रणाली की विशेषता यह है कि किसी भी IUPAC नाम के लिए केवल एक आणविक संरचना है तथा किसी भी एक आणविक संरचना के लिए केवल एक IUPAC नामकरण है। ठीक, लास्ट पॉइंट और मेन पॉइंट इसका क्या है कि IUPAC नामकरण प्रणाली में किसी कार्बनिक यौगिकों के नाम के 3 भाग होते हैं। जो सबसे मेन पार्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर का वो यही है कि हम किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहला चीज़ जो होती है उसमें होती है वर्ड रूट, मतलब मूल शब्द। दूसरा होता है सफिक्स, तीसरा होता है प्रीफिक्स। मूल शब्द मीन्स क्या होता है कि जिससे हमको नाम की शुरुआत करनी है। जैसे कि देखिए आगे बताते हैं मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है? किसी भी कार्बनिक यौगिकों की मुख्य कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को वर्ड रूट कहते हैं। अब कार्बन श्रृंखला में उपस्थित जितने भी कार्बन परमाणु की संख्या होगी उसके लिए एक विशेष प्रकार का मूल शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हमारे कार्बन श्रृंखला में सिर्फ एक कार्बन है तो उसके लिए हम लोग मेथ यूज़ करते हैं। ठीक, मेथ। और अगर 2 है तो एथ यूज़ किया, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। इसी तरह हम लोग बढ़ाते रहते हैं, मतलब उसके कार्बन श्रृंखला में उसके मतलब कि नाम इधर नहीं दिख रहा है, ऐसे कर देते हैं, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह से पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉनडिक, अनडिक ऐसे करके है पूरा। ठीक है, तो इससे हम लोग मेन जो किसी भी नॉमेनक्लेचर का जब शुरुआत करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, तो सबसे पहले हम लोग उसके वर्ड रूट को क्लियरिफाई करते हैं कि इसका वर्ड रूट क्या होगा। अब सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, उसमें हम सफिक्स की खोज करते हैं। सफिक्स क्या होता है? मीन्स अनुलग्नक, किसी भी अक्षर के बाद में लगने वाली जो चीज़ होती है उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं, और जो किसी भी अक्षर के पहले लगने वाली चीज़ होती है उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। तो सेम उसी तरह जो सफिक्स होते हैं वो नॉमेनक्लेचर में 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स में हम लोग किसको कंसिडर करते हैं? जो भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स में करते हैं। अगर हमारे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसी के आधार पे हम लोग एन, इन या आइन का सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर 2 कार्बन का हमारा ये है तो 2 कार्बन के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं? एथ। ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है तो एथ एन, ये एन यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा ये 3 कार्बन है तो 1 2 3 3 कार्बन हो गया, तो मतलब प्रोप हो गया, प्रोप। और ये डबल बॉन्ड है तो इसके लिए सफिक्स हम लोग इन यूज़ करते हैं, तो प्रोपीन यूज़ किया। सेम इसी तरह इसमें देखिए ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड स्पीसीज़ है और कार्बन कितने हैं? 3, तो प्रोप आइन YNE। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया। ठीक इसी तरह होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है कि यह कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह का निरूपण करता है। तो जैसे कि हमारे किसी भी कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कुछ भी जो भी उसमें लगा हुआ है उसको हम लोग डायरेक्ट अल्कोहल या एल्डिहाइड नहीं करते हैं। उसके लिए एक छोटा सा वर्ड होता है, जैसे कि अल्कोहल के लिए ऑल हो गया, एल्डिहाइड के लिए अल हो गया, कीटोन के लिए ओन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड हो गया। इसका इस्तेमाल करके उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे कि सपोज करिए जैसे हमारे इसमें देखिए ये CH3OH है। ठीक है, CH3OH है तो मतलब इसमें
एक H को रिप्लेस करके हमारा OH आ गया, क्योंकि ये नॉर्मल क्या है, मीथेन है। इसके एक H को रिप्लेस करके OH आया है, तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मेथ, और क्रियात्मक समूह आ गया मेथ, और OH है, OH के लिए ऑल यूज़ करते हैं, मेथेनॉल, तो इसको हम लोग कहेंगे मेथेनॉल। ठीक है, इसमें देख ले जैसे कि ये CHO है, CHO मतलब कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, कीटोन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अल। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 कार्बन की संख्या 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एथ। अब एथ और ये CHO की वजह से उसको कहेंगे अल, इथेनल। ठीक, सेम इसी तरह देखिए इसमें ये क्या है, इसमें 3 कार्बन है, इसलिए प्रोप हो गया, और CO ग्रुप है मतलब कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, सफिक्स ओन, तो प्रोपेनोन। इसी तरह आगे और भी हैं। ये तो हमारे हो गई सफिक्स की बात। अब हम लोग देखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, ये भी 2 तरह का होता है। प्रीफिक्स क्या होता है, जब भी हम लोग किसी वर्ड के आगे जो कुछ यूज़ करते हैं वो होता है हमारा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स भी जो होते हैं नॉमेनक्लेचर में 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोग चक्रीय तथा अचक्रीय यौगिकों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी कभी कोई कंपाउंड साइक्लिक है और उसमें अगर हमने प्रीफिक्स का यूज़ साइक्लो यूज़ नहीं किया तो हम उसकी साइक्लिक को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज़ करिए ये सिर्फ अगर हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बना है तो इसे हम लोग कहेंगे ये प्रोपेन है। ठीक, 3 कार्बन है, प्रोपेन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये साइकिल के फॉर्म में 3 CH2 साइकिल के फॉर्म में ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अब प्रोपेन कहेंगे तो ये हमें ऐसा समझ में आएगा, लेकिन अब अगर हम इसको साइक्लोप्रोपेन कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन मतलब हमने इसमें प्रीफिक्स यूज़ कर दिया साइक्लो। जब हमने इसमें साइक्लो प्रीफिक्स यूज़ कर दिया, इसका मतलब अब ये साइकिल के फॉर्म में है, 3 ही कार्बन लेकिन ये साइकिल के फॉर्म में है। सेम एज ब्यूटेन के केस में भी ऐसा होता है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, लेकिन अगर ये जब चारों को ऐसे साइकिल के फॉर्म में रख देंगे तो वो ब्यूटेन हो जाएगा। ऐसे ही हेक्सेन भी है। अब ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, अब देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़े ऐसे परमाणु या परमाणु समूह जो क्रियात्मक समूह से भिन्न होते हैं वो सब सेकेंडरी प्रीफिक्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि ये सारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, ना कि फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एक अलग चीज़ है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक अलग चीज़ है। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं वो सब सेकेंडरी प्रीफिक्स में है, जबकि फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एज अ सफिक्स यूज़ करते हैं, मतलब बाद में यूज़ करते हैं, जबकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं उनको हम लोग पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में होता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रोसो, नाइट्रो, मेथिल, एथिल, मेथॉक्सी और एथॉक्सी। तो ये अगर कभी किसी कंपाउंड में जुड़े होंगे तो उनको पहले हम लोग यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग दूसरे को यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी आगे कंसीडर करेंगे। हमने जब इतना ऊपर सब कुछ देख लिया तो अब हम लोग का मेन क्या देखना है कि अब जो जिस तरह से ये बना हुआ है, इसका मतलब जो भी ऊपर जितने भी नियम हमने बताए हैं, अगर इन नियमों को संबद्ध कर देंगे तो किसी यौगिक का नामकरण करना होगा, तब हमको इस तरह से करना होगा। सबसे पहले हम उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, देन प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स और प्लस सेकेंडरी सफिक्स। जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल यहाँ करते हैं, एक एग्जांपल Cl, CH2 और OH। अब इधर से इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, इसीलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे। इसके आगे हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में नंबरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सफिक्स हो गया और ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। अब हमें इसको नाम देना होगा, तो क्या करेंगे, 2 कार्बन है तो इसको क्या कर सकते हैं, बीच में लिखेंगे इथेन। ठीक है, 1 नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है और 2 नंबर पे हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरो-इथेन 1 और, या फिर 2-क्लोरो-इथेनॉल भी कह सकते हैं इसको। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर या
IUPAC नाम हो गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।